आज हम सन फार्मा के हालिया चौथी तिमाही मतलब Q4 FY25 के नतीजों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई बिक्री तो बढ़ी है, अच्छी बढ़ी है, लेकिन फिर कंपनी का जो बताया गया मुनाफा है वो क्यों गिरा और आगे क्या मतलब है इसका। बिल्कुल। और वो जो शेयर बाजार में गिरावट आई थी नतीजों के बाद, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। सही कहा। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। राजस्व मतलब रेवेन्यू, उसमें तो शानदार बढ़ोतरी हुई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कुल बिक्री देखें तो 8.5% बढ़कर 12,815.6 करोड़ हुई है। और ऑपरेशन से रेवेन्यू? वो भी 8.1% बढ़कर 12,958.8 करोड़ रहा। और खासकर भारत में जो बिक्री है वो 13.6% बढ़ी है। वाह, ये तो मतलब घरेलू बाजार में मजबूत पकड़ दिखाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अमेरिका में तस्वीर थोड़ी अलग है। वहां बिक्री करीब 2.5% गिरी है। अच्छा, अमेरिका में गिरावट, तो ये एक विरोधाभास जैसा है ना? हाँ, और ये अहमियत रखता है। साफ दिख रहा है कि अमेरिका में कंपटीशन का दबाव बढ़ रहा है। ये एक चुनौती है। हालांकि इसी दौरान कंपनी का EBITDA मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, हाँ, जो कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, बिल्कुल, वो 22.4% बढ़कर 3,716 करोड़ हो गया। अरे वाह। और मार्जिन भी सुधरा है, 25.3% से बढ़कर 28.7% हो गया है। तो मतलब अमेरिकी चुनौतियों के बावजूद ऑपरेशनल मजबूती तो दिख रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर वो पहली कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेशनल लेवल पर सुधार है, फिर ये नेट प्रॉफिट 19% कैसे गिर गया 2150 करोड़ पर? यही तो हेडलाइन थी, जरा ये समझाइए। हाँ, यही वो पॉइंट है जिसने सबका ध्यान खींचा। देखिए, इसकी मुख्य वजह है अमेरिका में बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने से जुड़े कुछ बड़े एकमुश्त खर्चे, मतलब एक्सेप्शनल चार्जेस। ओके, एकमुश्त। जी, और कुछ टैक्स एडजस्टमेंट्स भी हैं। ये रोजमर्रा के खर्चे नहीं हैं। अच्छा, अगर हम इन वन टाइम आइटम्स को हटा दें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कैसे? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट यानी इन खास खर्चों के बिना वाला मुनाफा, वो असल में 4.8% बढ़कर 2,889 करोड़ रुपए हो गया है। ओह, तो मतलब कोर प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ इस तिमाही की बात नहीं है, पूरे साल का मतलब FY25 का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी 19% बढ़ा है। अच्छा। और एक और पॉजिटिव बात है, API यानी दवा बनाने का जो कच्चा माल है, उसकी बाहरी बिक्री भी बढ़ी है। समझ गया। तो मतलब हेडलाइन नंबर से धोखा हो सकता था। अब भविष्य की बात करें, मैनेजमेंट का क्या कहना है? दिलीप सांघवी क्या कह रहे हैं? उनका जोर है भारत में मार्केट शेयर बढ़ाने पर और ग्लोबल स्पेशलिटी सेगमेंट पर। जैसे उनकी दवाएं हैं लेक्सेल्वी, अनलॉक्सिट वगैरह। ये स्पेशलिटी दवाएं मतलब क्या खास है इनमें? ये अक्सर थोड़ी जटिल बीमारियों के लिए होती हैं। इनकी कीमत भी ज्यादा होती है तो मार्जिन अच्छा मिलता है। और इसी दिशा में वो वित्त वर्ष 26 में अमेरिका में $100 मिलियन का एक रणनीतिक निवेश भी कर रहे हैं। 100 मिलियन? ये किस चीज पर? दिलचस्प बात यह है कि ये पारंपरिक मीडिया विज्ञापन पर नहीं है। अच्छा। ये सीधा डॉक्टरों और उनकी सेल्स टीम मतलब फील्ड फोर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन पर केंद्रित होगा। ये तो अलग अप्रोच है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अमेरिका में अपनी स्पेशलिटी दवाओं की पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। शायद ये ज्यादा टिकाऊ रणनीति हो। और शेयरधारकों के लिए भी कुछ है। जी हाँ, ₹5.50 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया है। रिकॉर्ड डेट 7 जुलाई 2025 रखी है। ठीक है, ये अमेरिका वाली रणनीति दिलचस्प लगी। R&D पाइपलाइन कैसी दिख रही है? कुछ नया आ रहा है? हाँ, R&D पाइपलाइन भी काफी मजबूत लग रही है। इसमें CHCD 044 नाइडेलेजी जैसी नई दवाएं हैं और उभरते बाजारों के लिए सेमाग्लूटाइड जैसी दवाएं भी शामिल हैं। सेमाग्लूटाइड तो आजकल बहुत चर्चा में है। जी, और कंपनी अपनी बिक्री का करीब 6-8% R&D पर खर्च करने की योजना बना रही है। ये तो अच्छा खासा निवेश है। हाँ, ये भविष्य के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन देखिए, चुनौतियां भी हैं। जैसे कि? एक तो करेंसी रेट का उतार चढ़ाव, वो हमेशा एक रिस्क रहता है। फिर अमेरिका में कोई नया टैरिफ आ जाए या दवा की कीमतों को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी जैसे MFN। हाँ, वो एक चिंता हो सकती है। बिल्कुल। और उनका जो हलोल प्लांट है, उसका FDA ऑडिट अभी होना बाकी है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कोई दिक्कत हुई तो फिर अमेरिका में नई दवाओं के अप्रूवल पर असर पड़ सकता है। ग्रोथ धीमी हो सकती है। और एक और बात, बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका ले जाने में भी समय और पैसे दोनों लगेंगे। तो राह आसान नहीं है। निवेश भी है,
चुनौतियां भी हैं। अच्छा, वापस बाजार की प्रतिक्रिया पर आते हैं। आपने कहा शेयर शुरुआत में 5% गिरे थे, जी। तो निवेशकों ने क्या समझा? मतलब लगता है कि शुरुआती रिएक्शन बस वो हेडलाइन नंबर देखकर था, मतलब घोषित मुनाफे में गिरावट और वो एक मुश्त खर्चे। हाँ, शायद निवेशक तुरंत उन बारीकियों में नहीं गए कि एडजस्टेड मुनाफा तो असल में बड़ा है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी सुधरी है, तो कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी शेयर की गिरावट से लग रही थी। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें, रेवेन्यू मजबूत है, खासकर भारत में। जी। अमेरिका थोड़ा कमजोर। घोषित मुनाफा एकमुश्त खर्चों की वजह से कम हुआ, लेकिन एडजस्टेड मुनाफा और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक है, बल्कि बेहतर हुई है। सही। भविष्य का फोकस स्पेशलिटी दवाओं और अमेरिकी बाजार पर है, जिसके लिए निवेश हो रहा है, और डिविडेंड भी है। एकदम सही। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। कंपनी स्पेशलिटी दवाओं और अमेरिकी रिस्ट्रक्चरिंग पर बड़ा दांव लगा रही है। इसकी लागत अभी आ रही है, फायदे शायद बाद में दिखेंगे। साथ में रेगुलेटरी और कीमतों की चुनौतियां भी हैं। तो ऐसे में जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, उन्हें सन फार्मा की रणनीति देखते हुए इन शॉर्ट टर्म लागतों और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के बीच किस तरह का संतुलन देखना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।